तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स के बारे में। तो जहां पर हम लोग जानने वाले हैं बी फार्मा जो सेकंड सेम है, तो उसकी जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर उसका देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होने वाला है इस बार का। तो यहाँ पर बात की गई है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल्स के बारे में, मतलब उनकी क्वालिटी के जो टेस्ट हैं एल्कोहल्स की, उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर बुक में दिए गए हैं 3 प्रकार के क्वालिटी के टेस्ट, जिन पे दिया गया है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन, रिटर टेस्ट एंड ल्यूकास टेस्ट। तो देखिए, ये वाले जो 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर दोनों में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया है और यहाँ पर डायरेक्ट जिंक क्लोराइड की अभिक्रिया करा दी गई है। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन वाइज किसका क्या काम है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्रोमिक एसिड को क्वालिटी टेस्ट में। तो क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन में हम लोग H2Cr2O7 का यूज़ करते हैं, जो कि कैसा होता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है या जिसकी हम लोग प्रेजेंस दे रहे हैं, वो होता है H2SO4। तो यानी क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स में क्रोमिक एसिड में H2Cr2O7 का यूज़ किया जाएगा, जो कि ऑरेंज कलर का होने वाला है और वहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस होगी। यह प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स को Cr2SO4 के बाई प्रोडक्ट के रूप में फाउंड होता है, जहाँ पर एक Cr2SO4 का होल थ्राइज का कॉम्प्लेक्स आता है, जो कि ब्लू ग्रीन कलर देता है। और इसके बाद वहाँ पर हम लोगों को एसिटिक एसिड फाउंड होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल तो रिएक्शन दे रहे हैं, मगर टर्सरी अल्कोहल वहाँ पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसकी पहचान करने वाले हैं। तो अभी देखिए, ये था शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको मान लीजिए 4-5 नंबर में आ रहा है और आप भूल रहे हैं बार बार क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, तो वहाँ पर आप लोग ये वाला फार्मूला रख सकते हैं। फिर दूसरा होता है रिटर टेस्ट। रिटर टेस्ट भी कैसा होता है, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन की तरीके होता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन किसकी उससे हो रहा है, तो रिटर टेस्ट में हम लोग लेते हैं KMnO4 का सोल्यूशन, जो कि कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और यहाँ पर जो प्रेजेंस होती है वो एसिटिक एसिड की होती है, ACOH ही होती है। तो यहाँ पर भी जैसे क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन में था कि प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल जो हैं वो क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जो कैसा होगा, MnO2 होगा और वो कैसा कलर देगा, ब्राउन कलर देगा। मगर टर्सरी अल्कोहल जो है वो रिएक्शन नहीं देंगे और वहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो उसके बाद ल्यूकास टेस्ट दिया गया है। ल्यूकास टेस्ट में हम लोग जिंक क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं। जिंक क्लोराइड एक ल्यूक एसिड है, ल्यूस एसिड है, जो कि एक कैसा है, एक रीजेंट है। मगर यहाँ पर जो HCl हम लोग ले रहे हैं जिसकी प्रेजेंस है वो कैसा है, ल्यूकास रीजेंट है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है वहाँ पर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रीजेंट के साथ ल्यूकास टेस्ट में सबसे पहले रिएक्शन दे रहे हैं, फिर सेकेंडरी वाले, फिर प्राइमरी वाले थोड़ा धीरे रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये करते क्या हैं, ये करते हैं गिव इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ टर्सरी एल्कोहल। तो वहाँ पर जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आएगा टर्सरी एल्कोहल से, जिससे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि कौन सा एल्कोहल किस प्रकार का है। तो गाइज, आप आई होप आप लोगों को क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो था वो था शॉर्ट फॉर्म। तो अब आते हैं हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिया है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन, जहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे, टेस्ट डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फ्रॉम टर्सरी एल्कोहल। मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल हैं वो टर्सरी एल्कोहल से क्या किए जाएंगे, पहचाने जाएंगे या डिस्टिंग्विश कर लिए जाएंगे। मतलब यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल तीनों दिए गए हैं, तो आपको वहाँ पर टर्सरी एल्कोहल को अलग करना है या प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को अलग करना है, तो आप लोग क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन का यूज़ कर सकते हैं। इस क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन में क्या होता है गाइस, कि यहाँ पर हम लोग H2Cr2O7 लेते हैं, जो कि क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग लिए हैं तो वो किस में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में। अब प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बन रहा है और टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल, ये देखिए यहाँ पर ये है टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन, क्योंकि ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ में 1, 2, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इन 3 एल्किल ग्रुप के कारण यहाँ पर जब H2Cr2O7 से रिएक्शन करी जा रही है तो कहीं पर भी
यहाँ ऑक्सीडेशन के चांस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का अटैचमेंट। तो ना यहाँ पर हाइड्रोजन है तीनों जगह पर, और ना ही यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन एडिशन होगा। तो जब ना ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ना ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ना हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और हम यहाँ पर जो टर्सरी अल्कोहल है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। बाकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल कैसे ही है, रिएक्शन दे रहे हैं, ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इट विल ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन एंड प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो ये अपना ये वाला पॉइंट हो गया। टर्सरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं दे चुका है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉल दैट ए कार्बन इज ऑक्सीडाइज व्हेन इट लॉसेज हाइड्रोजन। मतलब जब कार्बन ऑक्सीडाइज होगा या तो वो हाइड्रोजन लॉस करेगा, और हाइड्रोजन्स को या एक हाइड्रोजन को लॉस करे या एक से अधिक हाइड्रोजन को लॉस करे, या गेन करे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या और सारे कुछ चीज़ों को गेन करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लिया हम लोगों ने, यहाँ पर R है, C है, H है और OH है। ये जो कार्बन के साथ जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की जैसे H2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को H2SO4 की प्रेजेंस में अगर ले रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो एल्डिहाइड मिल रहा है। एल्डिहाइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम लोगों ने यही तो बात की थी कि प्राइमरी अल्कोहल का जब हम लोग क्रोमिक एसिड की ऑक्सीडेशन में रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर एल्डिहाइड मिलेगा, और Cr2SO4 का होल थ्राइज यानी ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो Cr2O37 का मतलब क्या है कि Cr के पास कैसा है, प्लस का 3 चार्ज है, और SO4 के पास कैसा है, माइनस का 2 चार्ज है। यही चार्ज है ना। तो देखो Cr इसका 3 चार्ज है, तो ऐसा करो इस पर, और SO4 तो इसके पास कैसा चार्ज है, 2 का चार्ज, तो 2 का गुणा यहाँ करा दो, और इसके पास कैसा चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज, तो 3 का गुणा यहाँ करा दो। तो कुछ इस प्रकार से ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है Cr2SO4 का होल थ्राइज, ये कैसा है, ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बाद अगर फर्दर रिएक्शन करा दे रहे हैं हम लोग, तो RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ पर एस्टिक एसिड फाउंड हो रहा है हम लोगों को, तो ये था क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन अपना। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पर एक जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसकी H2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर R डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ से OH का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और यहाँ पर H का भी रिमूवल हो रहा है, यानी वाटर निकल रहा है। यहाँ से भी क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है दोस्तों। तो ये जो वाटर निकल रहा है ऑक्सीडेशन के कारण, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो दोबारा से यहाँ पर अटैच हो जा रहा है। ठीक है, तो या हम लोग कह दें वाटर नहीं निकल रहा है, तो हम लोग कह दें तो यहाँ से 2 OH निकल रहे हैं। तो वही बात है कि हाइड्रोजन का निकलना, या 2 H नहीं 2 H निकल रहे हैं, तो यानी यही हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन निकलना, ये क्या कहलाता है, हम लोगों के लिए कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, ये कीटोन देखो मिल गया। तो अब ये रिएक्शन इसके आगे नहीं होगी, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे क्रोमिक एसिड की ऑक्सीडेशन में, तो क्या होने वाला है, वहाँ पर होने वाला है कि एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड के क्या बनने वाला है, वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे तो वहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल से डायरेक्ट कीटोन बनेगा, और ये जो Cr2SO4 का होल थ्राइज है ये भी कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन है और ना हाइड्रोजन हटेगा, और ना ही कोई रिएक्शन हो पाएगी। तो आई होप आपको क्रोमिक एसिड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू टॉपिक पर, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर, तो जानते हैं, 1 मिनट गाइस। फिर दूसरा है रिटर टेस्ट। रिटर टेस्ट में क्या है, ये सेम होता है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन तरीके, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, पहचान होती है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की, टर्सरी अल्कोहल से वहाँ पर अलग कर लेते हैं हम लोग उसको। तो ये भी सिमिलर क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन के तरीके होता है, और सेम इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को देता है। तो यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा इस मेथड से, जैसे कि क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन में हो रहा था। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, एल्डिहाइड के बाद फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर कीटोन में बदल जा रहा है। टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ बिकॉज नो हाइड्रोजन लॉस, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लॉस्ट होगा, एंड Br OH ग्रुप
सो वी कान फॉर्म टर्सरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से हम लोग टर्सरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं फाउंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर हम लोग के MnO4 को क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है और ख़ुद को क्या करा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है। तो Mn7 जो Mn प्लस का सेवन था KMnO4 का, KMnO4 यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है और कंपाउंड को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो Mn प्लस का 7 था वो रिड्यूस हो जाएगा Mn प्लस का 4 में, और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ब्राउनिश कलर का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, उसको क्या किया हम लोगों ने KMnO4 की प्रेजेंस में और KMnO4 से रिएक्शन करवाई है ACOH की प्रेजेंस में। तो हम लोग पा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पा रहे हैं और MnO2 पा रहे हैं, जो कि कैसा है, ब्राउनिश ग्रीन कलर का क्या है, कंपाउंड मिल रहा है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, KMnO4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये देखो ये बन गया कीटोन, और ये कीटोन कैसा कलर दे रहा है, ये भी ब्राउनिश कलर दे रहा है। अब देखिए ये जो KMnO4 है ये कैसा है, ब्राइट पर्पल कलर है। तो मतलब जब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को ब्राइट पर्पल कलर KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को ब्राउन कलर मिल रहा है, मगर जो क्रोमिक एसिड में था वो था ब्लू ग्रीन कलर से, ऑरेंज कलर से ब्लू ग्रीन कलर में चेंजमेंट हो रहे थे। तो टर्सरी अल्कोहल में यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पा रही। तो आई होप आपको रिटर टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला टेस्ट आता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन जिंक क्लोराइड से करवाते हैं। वहाँ पर प्रेजेंस होती है HCl की। तो यहाँ पर ZnCl2 को जो है इन्होंने रिजेंट के तरीके लिया है और HCl को लुकास रिजेंट के रूप में इन्होंने लिया है। तो ये जो टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के बारे में। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन बेस्ड हो रही है कि कितने रेट से हम लोग एल्किल क्लोराइड का जो इनसॉल्युबल एल्किल क्लोराइड है उनका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वही क्या है, लुकास टेस्ट होता है। तो दिस टेस्ट इज़ रिलायबल ओनली फॉर एल्कोहल्स। ये टेस्ट केवल एल्कोहल के लिए रिलायबल होता है। और कौन से एल्कोहल के लिए, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही फेयरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, जो वाटर के साथ ईजिली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल हम लोगों ने लिया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है तुरंत किसके साथ में, किसके साथ में रिएक्ट करेगा टर्सरी अल्कोहल, लुकास टेस्ट में ZnCl2 के रिएक्शन कराएंगे HCl के प्रेजेंस में। तो वहाँ पर क्या बनेगा, RX का मतलब क्या है, जहाँ से OH था वहाँ पर क्या लग गया है, X, तो यानी एल्किल हैलाइड यहाँ पर बन रहा है और वाटर का क्लाउडी सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो कि क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल तुरंत दे देंगे, मगर सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट बाद ये रिएक्शन देंगे। और वहाँ पर कभी कभी सेकिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि वाटर का क्या होता है, इनसॉल्युबल अल्कोहल के साथ में वहाँ पर सेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। और प्राइमरी अल्कोहल यही रिएक्शन देने में कम से कम 1 घंटा लगाते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर आ रही है वो आ रही सबसे पहले आ रही है टर्सरी अल्कोहल पे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल पे, फिर प्राइमरी अल्कोहल्स पे। तो आई होप आपको क्वालिटेटिव टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, मगर फिर भी हम आपको दोबारा समझा रहे हैं। देखो, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल होता है 3 प्रकार का, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन टेस्ट, रिटर टेस्ट एंड लुकास टेस्ट। तो क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर लेते हैं H2Cr2O7, जो कि कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। जब उसकी हम लोग रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंस लेते हैं H2SO4 की। तो जब H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर वहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देने वाला है आपको। तो ये था क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन, इसका जो समरी था वो ये था। फिर आता है रिटर टेस्ट। रिटर टेस्ट में हम लोग लेते हैं KMnO4 कैसा होता है, पर्पल कलर का, जिसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HROH के साथ, जो कि अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल की जब KMnO4 के साथ रिएक्शन होती है तो KMnO4 रिड्यूस होता है, और क्या होता है, वहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। और जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में बदलेगा, और उसके बाद एल्डिहाइड के बाद वो क्रोमिक एसिड में फर्दर रिएक्शन के बाद बदल जाएगा। और जो यहाँ पर प्रेजेंस ले रहे हैं हम लोग ACOH की ले रहे हैं, और यहाँ पर जो MnO2 आ रहा है वो ब्राउन कलर का हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है, या ब्राउन कलर का सेपरेशन हो रहा है वहाँ पर।
सेकेंडरी अल्कोहल सेम एच क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन की तरीके यहाँ पर कीटोन में बदल जाएगा, वो भी ब्राउन कलर का क्या देगा, कलर देगा। और टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देने वाला है। ल्यूकास टेस्ट में क्या करते हैं, ल्यूकास टेस्ट में अल्कोहल की रिएक्शन ZnCl2 से करवाते हैं, और ZnCl2 कैसा है, ल्यूस एसिड होता है, और वहाँ पर उसके साथ में HCl की प्रेजेंस होती है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इन्हीं इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो अब हम लोग आते हैं अपने जो कुछ टॉपिक छूट गए थे उन पे बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है ग्लिसरॉल की। तो ग्लिसरॉल के बारे में जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो ग्लिसरॉल को हम लोग कहते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरीन। तो इसका जो सिंपल नाम हम लोग जाएँ तो इसको हम लोग सिंपली पॉलीऑल कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलीऑल कंपाउंड दिया गया है, मतलब जिसमें पॉली मतलब बहुत, ऑल मतलब OH ग्रुप, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 या 3 से अधिक OH ग्रुप हों, वो पॉलीऑल कंपाउंड कहलाते हैं। फिर क्या होता है, जो हम लोग इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर जो अल्कोहल्स हैं वो कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, और ये ग्लिसरॉल है तो यहाँ पर ज़्यादा OH आ गए हैं, तो जो विस्कोसिटी वो बढ़ जाएगी। तो यानी ये कैसा लिक्विड बनाएंगे, विस्कोस लिक्विड बनाएंगे। तो आप लोग ग्लिसरीन को तो बहुत अच्छे जानते होंगे, ग्लिसरीन स्वाद में मीठी होती है, और इसका हम लोग यूज़ फेस में यूज़ करते हैं और कई सारी जगह यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ चीज़ यूज़ करते हैं उनको जानते हैं। इसको नॉन टॉक्सिक भी होता है, मतलब ये जहरीला नहीं होता है ग्लिसरॉल। और कहाँ पर फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है स्वीटनर के तौर पर, और मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ह्यूमेक्टेंट के रूप में, जहाँ पर कफ सिरप वगैरह आप लोग देखते होंगे, उनमें जो बेस पड़ा होता है वो ग्लिसरॉल का बेस पड़ा होता है। तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर की सॉल्युबिलिटी के लिए। तो मतलब ग्लिसरॉल कैसा है, ग्लिसरॉल है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, वाटर में सॉल्युबल होता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। तो मतलब हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है ये वाटर से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसका अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर ये जितने डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर ये तीनों जगह CH2 ग्रुप का एडिशन है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, हम लोग वहाँ पर कार्बन को सेट करके उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर जो खुला हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है, इसको आप लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये स्वीट इन टेस्ट होता है, सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में भी होती है, इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, विस्कोस लिक्विड होता है। अगर नेचर की बात करें तो ये टॉक्सिक इन नेचर होता है, और OH ग्रुप की अधिकता के कारण यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, और वाटर को क्या कर देता है, अपने पास कंटेन कर लेता है या रख लेता है। उसके बाद फिर इसकी बात करें डेंसिटी, तो ये डेंसर दैन वाटर होता है। तो जब इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर 1.261 ग्राम पर ml आती है। बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर OH ज़्यादा है, तो OH के कारण इसकी जो वाटर के साथ या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, और ये डेंसर दैन वाटर होता है। अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग एप्लीकेशन में देख रहे हैं यूज इन फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में हम लोग ग्लिसरॉल को सर्व करते हैं ह्यूमेक्टेंट की तरीके। ह्यूमेक्टेंट मतलब एक गाढ़ा द्रव जो मीठा होता है, जिसको हम लोग जैम टाइप में भी कह सकते हैं, जैम से हल्का सा पतला, या इसको सॉल्वेंट के तरीके यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग इसको स्वीटनर यानी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। शुगर की जगह पर भी इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ये फूड को भी प्रिजर्व करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल है, तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी ये वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पर दिया गया है ग्लिसरॉल एंड वाटर आर यूज टू प्रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट लीव। अगर कुछ प्रकार के प्लांट हैं जिनकी जो लीव्स हैं उनको ग्लिसरॉल और वाटर का जो मिक्सचर है वो प्रिजर्व करता है। उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर का ये सब्स्टिट्यूट होता है, कौन, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल के बारे में बात चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर एप्लीकेशन। तो स्किन के कलर उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, अपने फेस में लगाते हैं। एलर्जन इम्यूनोथेरेपी हो गई तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। माउथ में अल्सर हो गए हैं तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। अगर कहीं पर छाले वाले पड़ गए हैं तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ग्लो, स्किन में ग्लो लाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। कफ सिरप्स में भी देखो यहाँ पर दिया गया है, हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। एलिक्सर्स में यूज़ कर रहे हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। एक्सपेक्टोरेंट जो खांसी के सिरप आते हैं वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। टूथपेस्ट में हम लोग कर रहे हैं यूज़ विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कुछ सोपी नेचर भी ये ग्लिसरॉल कभी कभी हम लोगों को दे देता है। माउथ वॉशेस में यूज़ करते हैं हम लोग इसका।
और हेयर प्रोडक्ट्स में इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब अगर टैबलेट की बात करें तो टैबलेट की ये टैबलेट होल्डिंग एजेंट के तौर पे भी टैबलेट प्रोडक्शन में वर्क कर रहा है, और ये लुब्रिकेंट की तरीके वर्क कर रहा है, लग्जेटिव के तरीके वर्क कर रहा है, जहाँ पर इनेमा डाली जाती है पीछे से, आप लोग देख रहे होंगे रेक्टम से जो सपोसिटरी फॉर्म में इनेमा डाली जाती है 2 to 10 ml, जिससे क्या होता है लग्जेटिव के तरीके वर्क करता है। जो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। उसके बाद ये करती है एनल म्यूकोसा को इरिटेट करती है, और क्या करती है इंड्यूस करती है हाइपोऑस्मोटिक इफेक्ट, जहाँ पर क्या होता है जब रेक्टम में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो स्टूल होता है वो टाइट पास होता है। तो उस स्टूल में जो हम लोग इनेमा ये पास करते हैं तो वहाँ इरिटेशन के कारण क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनता है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन क्षमता है इंटेस्टाइन वो कम करता है, और दूसरी बात जो वहाँ पर टाइट स्टूल है उसको ये क्या करता है लुब्रिकेसी देता है, और वहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब करके रेक्टम एरिया पे जो फैसिलिटेट करता है ईजिली रिमूवल ऑफ स्टूल को। तो ये हेमोरॉयड पेशेंट्स में बहुत अच्छा इसका वर्क आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके और यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेरी डिक्रीज़ इन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द आई। जब बहुत सारे लोगों की आँखों में सूजन आ जाती है, आँखें बहुत दर्द करती हैं, तो उनकी जो अगर हम लोग वहाँ पर ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं तो ये टेम्परेरी डिक्रीज़ कर देता है, मतलब कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर है उसको दूर कर देता है आँख के। और ये यूज़फुल होता है इमरजेंसी केसेस पर, जहाँ पर आई प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की आंखें फटने के चांसेस होते हैं, या लोगों की आंखें में बहुत दर्द ज़्यादा होता है, आंखों में सूजन बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अब यूज़ अ सॉल्वेंट फॉर हर्बल एक्सट्रैक्शंस, तो हर्बल एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट के तरीके यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सिरप वीरप आप लोग देखते होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में जो लिक्विड होता है जिससे फ्लेवर आता है, धुआं हुआ आता है, जो मीठा धुआं आप लोग लेते हैं से वो जो हुक्का आता है इलेक्ट्रॉनिक उसमें, तो उस पर भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ एज एंटी फ्रीज एजेंट, तो एंटी फ्रीज एजेंट का मतलब क्या है, ये फ्रीजिंग को क्या करता है रोकता है, प्रिवेंट करता है। अगर हम लोग इसको वाटर में मिला देते हैं तो ये -38 डिग्री सेल्सियस तक जमता नहीं है। तो अगर आप लोग देखें तो वाटर में क्या करता है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है, और मगर अगर हम लोग ग्लिसरॉल को वाटर के साथ मिला देंगे तो वहाँ पर -38 डिग्री सेल्सियस तक जमने के चांसेस नहीं होते हैं। -38 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरॉल एंड वाटर का 70% सोल्यूशन जो है जमता है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीजिंग को भी क्या कर रहा है, एंटी कर रहा है, मतलब एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तरीके काम कर रहा है। फिर इसको हम लोग इंटरनल कंबसन फ्यूल के तरीके भी यूज़ करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पर जो बारिश हो रही है उसको, जो बारिश के कारण जो हल्की सी बारिश नहीं कराते हैं आर्टिफिशियल बारिश, तो उससे जो पानी सोखता है ना, उसको उस पानी सोखने के बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी तो होता नहीं, कम पानी होता है, तो ज़्यादा कम पानी की वजह से वहाँ पर पानी सूख सकता है, तो इसलिए वहाँ पर ग्लिसरॉल को यूज़ करते हैं जिससे पानी न सूखे। फिर हम लोग इसको यूज़ एज अल्ट्रासोनिक कपलेंट के तरीके, जहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ होगा तो वहाँ पर एक विस्कस लिक्विड लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड के पहले, तो वहाँ पर भी इसका अल्ट्रासोनिक कपलेंट के तरीके इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना लास्ट प्रोडक्ट है एल्कोहल, हाथ से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का नाम होता है प्रोपेन 1,2 डाईऑल। तो ये कैसा है, डाईऑल फैमिली का है। तो ये डाईऑल कंपाउंड होता है। इसका अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला होता है C3H8O2, जो कि कैसा होता है, विस्कस होता है, कलरलेस होता है, स्वीट इन ऑर्डर होता है, फिर सॉल्वेबल इन वाटर एंड वेल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज वेल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब वाटर के साथ सॉल्वेबल होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 OH हैं, कार्बन की जो नंबर है वो कम है, इसलिए इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाटर सॉल्युबल हैं। और साथ में ही ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी कैसे हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ रहा है, और अगर आप इसके इस प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बात करें तो जैसे ही ग्लिसरॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी सेम उसी प्रकार आएंगी, एप्लीकेशन भी सेम उसी प्रकार आने वाले हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग ग्लिसरॉल की बात करें तो। उसके बाद फिर क्या आ रहा है यहाँ पर आप लोग और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आ रहा है पोलर और नॉन पोलर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी हो रही है। तो पोलर एंड नॉन पोलर के साथ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि वाटर के साथ भी सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी क्या है, सॉल्युबल हो रहा है। कौन, ये अपना प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल।
उसके बाद अगर हम लोग देखें विस्कस देन वाटर है और फ्लो लाइक सिरप की तरीके फ्लो करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो केमिकल फीड स्टॉक में जैसे ग्लाइकोल यूज़ कर रहे थे, प्रिपेयर पॉलीयूरिथेन्स के उस प्रिपरेशन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ह्यूमेक्टेंट के रूप में, सिरप के रूप में, ई लिक्विड ऑफ सिगरेट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कीटोनेमिया के रूप में हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, और फूड स्टफ में, फूड इंडस्ट्री में, आइसक्रीम में, फ्लेवरिंग एजेंट में, स्वीटनिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, और बिस्कुट वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं गाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो लेंथी बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर वीडियो छोटे छोटे बनाए जाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लो बनता है वो 1-2 मिनट 10 मिनट में नहीं बन पाता है पढ़ाई का। तो इसलिए मेरे वीडियो कुछ लेंथी हो जा रहे हैं, क्योंकि आपको पूरी जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बैचलर में हैं, कोई 12th वगैरह में नहीं है, तो जानकारी जो है वो देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने ये किया है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, और आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेरी थैंक यू।